नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधा चौहान जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है ससुराल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ससुराल। रीना अपने परिवार में सबसे छोटी थी। उससे बड़ी दो बहनें रेखा और मधु थी। रीना के पिता हरि जी ने तीनों बेटियों को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। हरि जी की कमाई भी ऐसी ज़्यादा नहीं थी कि वह अपनी बेटियों की शादी बड़े बड़े रईस खानदानों में करते। फिर भी उन्होंने अपने दोनों बेटियों की शादी खाते पीते परिवारों में की थी। अपनी हैसियत से बढ़कर ही उन्होंने उन शादियों में खर्चा किया था। रीना की शादी वे थोड़े ऊंचे खानदान में करना चाहते थे क्योंकि वह उनकी सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। लेकिन जो भी लड़के मिलते वो ज़्यादा दहेज की मांग करते। हरि जी चाहते हुए भी उस लड़के से रीना की शादी नहीं कर पाते थे। हरि जी को जो लड़का पसंद आता वह रीना को या उसके घर वालों को पसंद नहीं आता था। ऐसे में लड़के खोजते हुए बहुत समय बीत गया। कोई भी अच्छा लड़का मिल नहीं रहा था। इस वजह से घर में सभी परेशान थे। रीना की शादी की उम्र निकलती जा रही थी, इसलिए रीना की माँ शांति जी को अपनी बेटी की बहुत चिंता सता रही थी। एक दिन तो शांति जी ने यहाँ तक कह दिया कि इस बार जो भी लड़का मिलेगा बिना सोचे समझे उससे हम रीना की शादी कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती हैं, धरती पर तो हम सिर्फ उन्हें मिलवाते हैं। बस यही सब रीना के साथ भी हुआ। एक दिन अचानक ही रीना के मामा जी रघुवीर जी उनके घर पर आए हुए थे। उन्होंने एक रिश्ते के बारे में हरि जी और शांति जी को बताया। रीना के मामा जी ने हरि जी से कहा कि एक लड़का है सागर में, एक सरकारी अधिकारी है वो। परिवार भी बहुत छोटा है, सिर्फ लड़का और उसके पिताजी, यानी कि घर में कुल दो ही सदस्य है। रीना को वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। हरि जी ने अपने साले साहब की बात काटते हुए ये कहा कि देखो भाई, लड़का जब इतना पढ़ा लिखा और सरकारी अधिकारी है तो फिर वो हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की से शादी क्यों करेगा। आपको तो पता ही है ना कि हम ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते हैं। रीना के मामा जी बोले, जीजा जी आपको दहेज में 1 रुपया भी नहीं देना है, बल्कि शादी का खर्च भी लड़के वाले ही कर लेंगे। बस जीजा जी, लड़के में एक ही कमी है कि लड़के की शादी आज से 5 साल पहले एक लड़के से हुई थी और लड़की की बीमारी के कारण उसका देहांत हो गया। लड़का बहुत अच्छा है, संस्कारी भी है और ऊपर से सरकारी अधिकारी है। सागर में उसका अपना खुद का आलीशान बंगला है। इससे अच्छा रिश्ता तो हमारी रीना के लिए हो ही नहीं सकता। रघुवीर मामा जी ने इस रिश्ते पर जोर देते हुए कहा। कहीं ना कहीं हरि जी को भी यह रिश्ता अच्छा लग रहा था, लेकिन लड़के की दूसरी शादी है। यही बात रीना की माँ शांति जी को पता चली तो वह चिढ़ सी गई। बोली, मेरी बेटी रीना का विवाह मैं किसी शादीशुदा आदमी से तो हरगिज ना करूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी भले किसी गरीब घर में कर दूंगी, लेकिन ऐसे लड़के से तो कभी नहीं करूंगी। क्या पता वह लड़की कैसे मरी है। हमें तो ये भी नहीं पता है कि वह मरी है या उन लोगों ने उसे मारा है। ना बाबा ना, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में तो कतई ही नहीं करूंगी। शांति जी का मन आशंकाओं से घिर गया था, लेकिन यह रिश्ता हरि जी को बहुत पसंद आ रहा था। वह रीना की माँ को मनाने में लग गए। उन्होंने कहा कि शांति, एक बार हमें लड़के से मिलने में क्या बुराई है। हो सकता है कि हमारी रीना को वही लोग पसंद ना करें। फिर भी लड़के में क्या बुराई है। लड़का एक सरकारी अधिकारी है। अब क्या किसी व्यक्ति की पत्नी मर जाती है तो क्या उस लड़के की शादी नहीं होती दोबारा। इसमें उसका क्या दोष। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, इतना अच्छा रिश्ता है, हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी वहाँ। हम तो चाह कर भी इतने अच्छे परिवार में रीना की शादी कर नहीं पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि लड़का बहुत ज़्यादा उम्रदराज है। मुझे तो लगता है कि रीना के लिए लड़का एकदम उपयुक्त है। रीना भी देख ही रही थी कि उसके माँ पिताजी कई सालों से उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। वह अपने माँ और पिता को और परेशान होते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए जब उससे पूछा गया कि रीना बेटी, तुम्हारी क्या राय है, क्या उस लड़के से शादी के लिए बात की जाए, तब वह इतना ही बोली कि जो आप लोगों को ठीक लग रहा हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो करेंगे वो सही ही होगा।
अगले सप्ताह लड़के वाले रीना को देखने के लिए रीना के घर पर जबलपुर आए। लड़के का नाम सोहेल था और उसके पिताजी का नाम दिलीप त्रिवेदी। रीना देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, इस वजह से सोहेल ने रीना को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। उस दिन रीना के मामा जी और मामी भी आए हुए थे। मामा जी ने सोहेल और उसके पिताजी से रीना को देखने के बाद में पूछा कि क्या आप लोगों को लड़की अच्छी लगी है, पसंद है? अगर आपकी हाँ हो तो बात को आगे बढ़ाया जाए। सोहेल और उसके पिताजी दोनों ने मामा जी को हाँ में जवाब दिया और कहा, भाई साहब आप बात को आगे बढ़ाइए, हमें रीना बिटिया बहुत पसंद है, हमारी तरफ से यह रिश्ता पक्का समझिए। लड़के के पिता दिलीप जी ने रघुवीर जी और हरि जी से कहा कि आपसे एक विनती है, अगर आप लोग मान जाएंगे तो ठीक है, वरना हमें कोई एतराज़ नहीं है। उनका कहना था कि हम शादी अगर सीधे सादे तरीके से करें तो अच्छा होगा, क्योंकि दोबारा धूमधाम से शादी करने का सोहेल का मन नहीं है। वह इस शादी को शांतिपूर्वक बिना किसी शोर शराबे के करना चाहता है। रघुवीर मामा बोले, ठीक है भाई साहब, हम जीजाजी और दीदी से इस विषय पर बात करके आपको बताएंगे। लड़के वालों की बात सुनकर शांति जी को बड़ा ऐतराज हुआ। उन्होंने कहा, हमारी तो सबसे छोटी बेटी रीना है, उसकी शादी में हम अपने सारे अरमान पूरा करना चाहते हैं। आखिर घर की सबसे छोटी बेटी की शादी है। खैर, अब लड़के वालों की यही मांग है तो हम भी क्या कर सकते हैं। इसलिए हरि जी और शांति जी ने अपना मन महसूस लिया और लड़के वालों की बात मान गए। आखिर रीना की शादी बहुत ही सीधे सादे तरीके से संपन्न हो गई। रीना विदा होकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में सास ननद तो थी नहीं जो दरवाजे पर उसका स्वागत करने के लिए खड़ी होती, इसलिए सोहेल की ताई जी और उनकी बेटी माला दोनों खड़ी थी दरवाजे में, और साथ में सोहेल के कुछ और रिश्तेदार मौजूद थे। शादी के एक सप्ताह तक तो घर में बहुत चहल पहल थी। जैसे ही सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए, घर बिल्कुल ही सुनसान और वीरान सा हो गया। सोहेल भी ऑफिस चला जाता था। उसके पिताजी बहुत कम बात करते थे। वह दिन भर अपना कोई ना कोई पुस्तक पढ़ने में लगे रहते थे। रीना भी क्या करती, अब तो शादी होने के बाद उसका भी यही घर था। अब चाहे जैसा भी रहना पड़े, रहना तो पड़ेगा ही। वह अपने दिन भर के काम अच्छे से निपटाती, बाकी समय में घर की साफ सफाई करती और कुछ समय अपना टीवी और मोबाइल देखने में बिता लेती। सोहेल ऑफिस से घर आने के बाद भी रीना से कोई खास बात नहीं करता था। बस काम की बातें ही एक दूसरे से होती थी। शुरू में तो रीना को लगा कि नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों ही एक दूसरे को धीरे धीरे अच्छी तरह से समझ लेंगे, फिर आपस में हम पति पत्नी जैसे रहते हैं वैसे रहने लग जाएंगे। लेकिन शादी को 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया था टाइम। बस सोहेल और रीना के बीच सिर्फ खाने पीने के दौरान ही बात होती थी। सोहेल भी ऑफिस से आता और खाना खाने के बाद सीधे सो जाता था। यह भी नहीं पूछता था कि रीना तुम कैसी हो, आज दिन भर तुमने क्या किया। उसके भीतर तो जैसे कोई उत्साह ही नहीं था अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर। कई बार तो रीना यही सोचती थी कि अगर मुझसे सिर्फ खाना बनाने, खिलाने के लिए और घर में पोंछा बर्तन करने के लिए शादी करनी थी, तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी। इससे अच्छा तो ये लोग एक नौकरानी, एक मेड ही रख लेते। एक दिन रीना ने बहुत प्यार से पालक पनीर बनाई। रीना ने सोचा था आज सोहेल का दिल उसकी पसंद की पालक पनीर खा के वह जीत लेगी। उसे पता था कि सोहेल को पालक पनीर बहुत पसंद है, इसी वजह से उसने बड़े प्यार से बनाई थी। उसने सोहेल और अपने ससुर जी को कहा कि आप लोग खाने की टेबल पर आइए, मैंने आप लोगों के लिए आज बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। भोजन में पालक पनीर, रोटी और पुलाव खाकर दोनों लोग चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए। उसके बाद रीना ने भी अपने लिए पालक पनीर निकाला और खाने के लिए बैठ गई। जब खाने बैठी और उसने टेस्ट किया तो उसे सब्जी बहुत फीकी सी लगी। उसे याद आया कि पालक पनीर में शायद नमक डालना रह गया था उससे। वह मन ही मन सोचने लगी, सोहेल जी और पापा जी ने तो एक बार भी नहीं कहा कि इसमें नमक है ही नहीं, कितनी फीकी बनी है ये। यह सोचकर वह शर्मिंदा हो गई। उसने तो कहा था बड़ा स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, लेकिन उसमें नमक डालना ही भूल गई थी। वह सीधे अपने कमरे में गई और सोहेल से बोली, अगर पालक पनीर में नमक नहीं था तो आपने कहा क्यों नहीं। सोहेल का जवाब इतना ही था, कोई बात नहीं,
टेबल पर नमक तो रखा हुआ ही था, हमने उसी में से ले लिया। आखिर तुम भी तो इंसान हो, गलतियां तो इंसान से ही तो होती हैं। उस दिन से रीना सच में बड़ी परेशान हो गई थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने ससुराल को अपने हिसाब से मैनेज करे। उसे सोहेल में कोई कमी भी तो नज़र नहीं आती थी। वह चाहती थी कि सोहेल उसे अपने मन की हर बात बताए, अच्छी बुरी सारी बातें, जैसे दूसरे पति पत्नी से बताते हैं। मगर सोहेल तो बहुत ही शांत रहता था, उससे बहुत कम बात करता। अगर वह कभी बाजार जाने के लिए अपने पति से पैसे मांगती तो वह उसे 100 की जगह 1000 देकर चला जाता था। सोहेल की खामोशी रीना को अब बहुत खलने लगी थी। एक दिन जब सोहेल ऑफिस गया हुआ था तो उसने मौका देखकर अपने ससुर दिलीप जी से बात करते हुए पूछा कि सोहेल क्या बचपन से ही ऐसे है। उन्होंने भी रीना की बातों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बस उन्होंने इतना ही कहा कि ऑफिस में काम का लोड ज़्यादा होता है, इस वजह से वह तुमसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाता होगा, तुम्हें ज़्यादा समय भी नहीं दे पाता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। रीना ने अपने ससुर जी से सोहेल के खाने पीने की पसंद और नापसंद के बारे में पूछा। क्या खाने में पसंद करता है। बातों के दौरान ही रीना के ससुर जी ने बताया कि सोहेल को खाने में करेला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। करेले को देखकर ही वह गुस्सा हो जाता है। रीना को याद आया कि एक दिन तो वह सब्जी में करेला ही बनाई थी और उस करेले की सब्जी को भी सोहेल ने बड़े प्यार से खा ली थी। एक शब्द तक गुस्से का नहीं निकाला था वो उसे, ना ही कोई नापसंदगी जाहिर की थी कि उसे करेले पसंद नहीं है। उसके बाद भी तो उसने कई बार करेले की सब्जी बनाई थी, लेकिन सोहेल ने कभी कुछ नहीं कहा। अब तो रीना की परेशानी सच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि आखिर सोहेल ऐसा क्यों करता है। अगर उनको करेला पसंद नहीं था तो खाने में मुझे बता देते, मैं उस दिन के बाद में करेला नहीं बनाती। कुछ तो बात ज़रूर है जो मुझसे अपने मन की बात खुली करके नहीं कहते। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, पता लगा कर ही रहूँगी कि आखिर सोहेल ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। रीना ने कितनी बार सोहेल से कुछ पूछने की भी कोशिश की कि आप हंसते क्यों नहीं हो, आप मुझसे ज़्यादा बातें क्यों नहीं करते हो। सोहेल इस बात पर केवल मुस्कुरा देता और रीना की बातों को टाल देता। एक दिन सुबह सुबह रीना ने सबको नाश्ता कराया, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गई। उसमें एक बगल के ही स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली हुई थी। रीना ने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाकर इंटरव्यू दे दूं, मेरा भी तो टाइम पास होने लगेगा। दिन भर घर में बैठे बैठे बोर ही तो होती रहती हूँ। शाम को जब सोहेल घर पर आया तो रीना ने इंटरव्यू वाली बात सोहेल से की। सोहेल बोला, देख लो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, तुम्हारा भी दिन अच्छे से कट जाया करेगा। और पढ़ाना कौन सा खराब काम है, ये तो बहुत अच्छा काम है। अगले दिन सुबह सोहेल को ऑफिस भेजकर और अपने ससुर जी को दवाई और नाश्ता खिलाकर रीना इंटरव्यू के लिए स्कूल में चली गई। वहां गई तो और भी 3-4 लड़कियां इंटरव्यू देने के लिए आई हुई थी। सबने बारी बारी से इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन रीना का ही हुआ। अगली 1 तारीख से रीना स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। स्कूल में आते जाते धीरे धीरे सारे टीचरों से उसकी दोस्ती हो गई। उसे बाद में पता चला कि उसके स्कूल में एक टीचर उसके घर के जस्ट बगल में ही रहती है। फिर उस दिन से तो दोनों साथ ही स्कूल जाने और आने लगी। एक दिन रीना जब अपनी सहकर्मी दोस्त माया के साथ घर वापस आ रही थी तो बातों बातों में उसने पूछ लिया, माया, तुम कब से यहाँ पर रहती हो। तब माया ने जवाब दिया, रीना, मैं तो यहीं पर पैदा हुई हूँ। फिर तो तुम मेरे पति यानी कि सोहेल त्रिवेदी को भी बचपन से जानती होगी, है ना। हाँ हाँ रीना, क्यों नहीं, मैं जानती हूँ ना उनको। मैं क्या, पूरा मोहल्ला ही उनको जानता है। वो कमाल के गायक हैं। पहले मोहल्ले में जागरण या कोई भी गाने का फंक्शन होता था ना, तो सोहेल जी को उसमें ज़रूर बुलाया जाता था। और सोहेल जी जब गाते थे तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल किशोर जी गा रहे हैं। उनकी आवाज़ किशोर कुमार जी से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन जब से सोहेल जी की पत्नी का निधन हुआ, उन्होंने किसी से मिलना जुलना एकदम बंद सा कर दिया और बड़े खामोश रहने लगे। किसी भी कार्यक्रम में पहले जैसे भाग नहीं लेते। उसी समय रीना ने माया से एक और सवाल पूछ लिया, एक बात बताओगी। पूछो ना, क्या पूछना चाह रही हो। तुम मुझे बता सकती हो क्या कि सोहेल की पहली पत्नी की मौत कैसे हुई। माया बोली, रीना,
मुझे भी उतना तो पता नहीं, बस इतना ही जानती हूँ कि उसकी पत्नी की मौत तो रसोई घर के गैस चूल्हे में लीकेज होने और आग लगने से हुई थी। अब तो रीना बिल्कुल ही सहम गई। हो न हो दाल में ज़रूर कुछ काला है, क्योंकि उसे तो ये बताया गया था कि उसकी पत्नी बीमारी की वजह से मरी थी। लेकिन यहाँ तो माया कुछ और ही बता रही है कि आग लगने से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। अब तो रीना को घर वालों से डर लगने लगा था, और जब रीना ने ये बात अपने मायके में बताई तो उसके घर वाले भी डरने लगे कि कहीं हमारी बेटी के साथ भी ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। अब तो रीना का मन हमेशा बेचैन रहने लगा। उसको अपने ससुराल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उससे एक बात छुपाई गई है। पता नहीं और कौन कौन सी बातें उससे छुपाई गई होंगी। शाम को जैसे ही सोहेल ऑफिस से घर आया तो रीना ने कहा कि कल मुझे मेरे मायके पहुंचा देना, मेरा अभी मन नहीं लग रहा है, कुछ दिनों बाद मुझे लेने आ जाना। सोहेल का एक बार में ही मान जाना भी रीना को बिल्कुल ही अजीब सा लगा। एक बार भी उसने यह नहीं कहा कि अभी क्यों जाओगी, बाद में चली जाना। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, कल मैं पहुंचा दूंगा। सोहेल ने रीना को उसके मायके छोड़ दिया। घर में आप सारे परेशान थे घर में अब सारे परेशान थे। लेकिन पापा ने कहा कि देखो रीना बेटी, जो होना था वो तो हो चुका है। अब सोहेल ही तुम्हारा पति है। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। तुम ये देखो कि तुम्हारे साथ सोहेल कैसा व्यवहार करता है। पापा, यही तो परेशानी है। सोहेल मुझे कुछ कहता ही नहीं है, सिर्फ मुझसे रिश्ता खाने पीने तक का ही। उसके बाद वो अपने ऑफिस के कामों में ही व्यस्त रहता है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ हंसे बोले, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं करते वो। रीना के पापा ने कहा, हाँ ये बात ज़रूर सोचने वाली है। बेटी, एक काम करो, सोहेल के सगे ताऊ जी और ताई जी यहीं इसी शहर में रहते हैं। कल उनके घर चलते हम लोग, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। उसी समय हरि जी ने सोहेल के ताऊ जी को फ़ोन लगाया और उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। ताऊ जी और ताई जी की बेटी भावना से रीना की अच्छी दोस्ती हो गई थी। भावना रीना की चचेरी नंद लगती थी। ननद भाभी की कभी कभी फ़ोन पर भी बात हो जाया करती थी। रीना ने भावना को फ़ोन लगाया और कहा, भावना, हम लोग जबलपुर घूमने आ रहे हैं, तो टाइम मिलेगा तो हम चाचा चाची जी से भी मिलने घर पे आएंगे। रीना ने उसे पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि अगर ऐसा पता थी तो उसे शक हो जाता। वो चाहती थी कि भावना को शक भी न हो और बात भी उसे पता चल जाए। अगली सुबह रीना और उसके पापा हरि जी भावना के घर पहुंच गए। ताऊ जी, ताई जी और भावना ने भाभी और उसके पापा को खूब अच्छी तरह से मेहमान नवाजी की। भावना ने बातों बातों में ही पूछा कि भाभी, आपके और भैया में सब कुछ ठीक तो है ना? आप अचानक से अपने मायके चली गई। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, रीना ने कहा। बस कुछ दिनों से मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोहेल जी को मेरे मायके को छोड़ कर आने के लिए कहा। भावना ने रीना भाभी के चेहरे को भाप लिया। बोली, भाभी, आप इतना परेशान क्यों दिख रही है? कोई बात है क्या? तो आप मुझसे बेझिझक करिए, जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगी। ये बात सुनते ही रीना अपने ननद के गले से लिपट गई और रोते हुए बोली, भावना, मुझे आपसे आपके सोहेल भैया के बारे में सब कुछ जानना है। अगर आप मुझे अपनी भाभी मानती है तो आप मुझसे कोई भी बात छुपाएंगे नहीं। क्यों नहीं भाभी, आप बताइए, आपको सोहेल भैया के बारे में क्या जानना है। ताई जी भी रीना को रोते हुए देखकर उसे चुप कराते हुए बोली, बहू, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे अपनी सासू माँ समझकर शेयर कर सकती हो। सोहेल मेरा बेटा ही है, इसके नाते तुम मेरी बहू हुई। बताओ, आखिर कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाई जा रही है। ताई जी, जब से शादी हुई है ना, सोहेल मुझसे इतना बात भी नहीं करता। हमेशा ऐसा चुप चुप सा क्यों रहता है? ऐसा लगता है कि कितने दर्द उसने अपने अंदर समेटे हुए हैं। कोई भी बात मुझे नहीं बताते, ना ऑफिस की, ना कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। हमें तो बताया गया था कि सोहेल की पहली पत्नी की मौत किसी बीमारी के कारण हुई थी, जबकि मुझे ये पता चला है कि उसकी पहली पत्नी की मौत जलने की वजह से हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या सच है। बहू, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। सोहेल बहुत ही अच्छा है और बड़ा समझदार लड़का है। वो कभी भी तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है काम। और रही बात तुमसे बात छुपाने की, तो आज मैं वो सब सच बताऊंगी तुमको।
दरअसल बात यह है कि सोहेल और उसकी पत्नी दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। शादी होने के बाद सोहेल नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी दोबारा से नौकरी करे। इसी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। गुस्से की वजह से नैना बहू खाना भी सही तरीके से नहीं बनाती थी, बस जैसे तैसे कुछ भी बनाकर रख देती थी। एक दिन की बात है, खाना बनाते वक्त नैना शायद सब्जी में नमक डालना भूल गई थी। इस वजह से जब उसने खाना परोसा तो सोहेल ऑफिस के काम की वजह से टेंशन में था। उसने गुस्सा कर दिया कि अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो छोड़ दो, ये भी मत बनाओ, हम बाहर से खाना खा लेंगे। नैना भी गुस्से में सोहेल पर चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हारी कोई नौकरानी तो हूं नहीं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग इसलिए नहीं की कि तुम्हारे घर बैठकर तुम्हारा खाना पकाती रहूं, तुम्हारे कपड़े साफ करती रहूं। सोहेल ने रोज रोज के झगड़ों से तंग आने की वजह से नैना से कह दिया कि अब वह उसके साथ एक पल भी रहना नहीं चाहता। नैना ने भी कह दिया कि वो भी उसके साथ नहीं रहना चाहती, उसे तलाक चाहिए। अलग होने की बात सुनकर तो सोहेल बेचैन हो गया। उसने नैना से माफ़ी मांग ली और बोला कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तुम अगर नौकरी करना चाहती हो तो ज़रूर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद से दोनों में आपस में बात सुलझ गई थी। नैना ने नौकरी भी ज्वाइन कर ली। एक दिन सुबह सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में शायद गैस का मेन स्विच ऑन रह गया और नैना बहू जब नहा करके रसोई घर में आई और जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, रसोई घर में आग लग गई और नैना बहू बुरी तरह से आग की लपट में झुलस गई। सोहेल अपने ऑफिस में था उस समय। दिलीप भाई साहब गांव गए हुए थे। सोहेल को जैसी खबर मिली तो वह बेटा दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुंचा और जब तक वे लोग उसे अस्पताल लेकर गए तब तक तो नैना का शरीर 95% तक झुलस चुका था। सोहेल नैना बहू को खो चुका था। बाद में सब जगह अफवाह उड़ाई गई। सोहेल के झगड़ों के कारण बहू ने खुद को आग लगा ली। पुलिस कार्रवाई भी हुई। जैसे तैसे करके मामले को रफा दफा किया गया। उस दिन के बाद से सोहेल बेटा पूरी तरह से खामोश हो गया था। वह नैना की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। इतना कहते कहते ताई जी की आंखों में आंसू भर आए। रीना बोली, शायद इसी वजह से सोहेल मुझसे ज्यादा बोलते नहीं होंगे। उसके ननद ने भी यही कहा कि हाँ भाभी, भैया शायद आपसे इसीलिए ज़्यादा नहीं बोलते होंगे क्योंकि वह आज तक नैना भाभी की मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझते हैं। आपने जॉब भी करना चाहा तब भी आपको भाई ने कुछ नहीं कहा क्योंकि सोहेल भैया बुरे इंसान नहीं है। उन्होंने नैना भाभी को इसीलिए जॉब करने से रोका था कि हम दोनों नौकरी करके क्या करेंगे, जब मैं पैसा कमाता ही हूँ तो तुम घर में रहो और अपना और घर में पिताजी और मेरा ख्याल रखो। खैर छोड़िए भाभी, होनी को कौन टाल सकता है। फिर ताई जी बोली, उस दिन के बाद से सोहेल बेटा बिल्कुल ही उदास और चुपचाप रहता है। हमने भी देखा है कि अगर यह ऐसे कुछ दिन और रहा तो यह बिल्कुल किसी मनोरोग से ग्रस्त हो जाएगा। भाई साहब उसे एक बार एक मनोचिकित्सक के पास लेकर भी गए थे। डॉक्टर ने यही बताया था कि इन्हें ज़्यादा समय अकेले नहीं छोड़ा जाए, नहीं तो यह अपना मानसिक संतुलन खो देंगे। इन्हें अंदर ही अंदर कोई चिंता खाई जा रही है। फिर हम सब परिवार वालों ने मिलकर यह फैसला कर लिया कि सोहेल की दोबारा शादी कर दी जाए। शायद वह फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सोहेल का तो मन बिल्कुल भी नहीं था दोबारा शादी का। हमने जबरदस्ती करके ही सोहेल बेटे की शादी कराई है। हमें क्या पता था कि तुम्हारे साथ भी वह ऐसा ही रहेगा। हमें तो लगा था कि शादी के बाद उसमें बदलाव आ जाएगा। ताई जी की बात सुनकर रीना के मन में सोहेल के प्रति प्यार और भी बढ़ गया। रीना को तो ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी ससुराल वापस लौट जाए। उसने उसी दिन ठान लिया वह सोहेल को बदल कर रहेगी। रीना ने भावना से सोहेल के बारे में सारी पसंद नापसंद जान ली। उसे क्या अच्छा लगता है, कौन सी जगह अच्छी लगती है, वह हर छोटी छोटी चीज़ जो सोहेल पहले किया करता था। जबलपुर से वापस लौटते ही रीना अपने पिता हरिजी से बोली, पापा आज मैं आपके साथ मायके नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं यहाँ से सीधे अपने ससुराल ही जाऊंगी। उसके पिता को क्या आपत्ति हो सकती थी। उन्होंने एक दो बार उससे कहा कि तुम घर चलो, थोड़ी थकान उतर जाए तब जाना। लेकिन जब रीना अपनी बात पर जिद करने लगी तो उन्होंने उससे कहा कि ठीक है। उन्होंने जाते हुए पहले रीना को उसके ससुराल पहुंचाया। बेंगलोर आते आते रीना को रात हो गई थी। रीना ने दरवाजे पर बेल बजाई
तो सुहेल ने आकर दरवाज़ा खोला। पत्नी को इतनी रात गए दरवाजे में खड़ा देखकर वह काफ़ी डर गया। क्या हो गया? इतनी रात को तुम यहाँ पर, वो भी बिना बताए? रीना सुहेल से बोली। आप तो चुप ही रहो, अब आप कुछ नहीं बोलिए। आपने अपने अंदर इतना दर्द समेटा है और आज तक कुछ भी मुझे नहीं बताया। क्या आपको ये नहीं पता कि जब एक लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो वो 7 जन्मों तक एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने की कस्में खाते हैं? और आप ये कैसे भूल गए कि आपके दुख दर्द में मैं आपका साथ दूंगी? धीरे धीरे रीना ने हर वो चीज़ करना शुरू कर दी जो सोहेल को पसंद थी। सोहेल को फिल्में देखने जाने का मन नहीं होता था, फिर भी ज़बरदस्ती उसकी पसंद के हीरो की जब भी फिल्म रिलीज़ होती, रीना उसे ज़रूर साथ लेकर सिनेमा देखने जाती। कुछ दिनों के बाद सोहेल और वह घूमने के लिए शिमला भी गए, क्योंकि सोहेल को बर्फीली जगह पर घूमना भी बहुत अच्छा लगता था। शिमला जाकर सोहेल को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह रीना के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहा है। अतीत की वजह से रीना को वह पत्नी का दर्जा अभी तक नहीं दे पाया था, लेकिन वह अब अपने अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़ने का स्वयं से वादा करने लगा। रीना को जो ससुराल पहले सुनसान और उदास लगता था, अब उसी ससुराल में रौनक आ गई थी। सोहेल भी धीरे धीरे रीना को चाहने लगा। जब भी दोनों को आपस में टाइम मिलता, दोनों एक दूसरे को चुटकुले सुनाते, इधर उधर की बातें करते। कब समय निकल जाता उन दोनों को पता नहीं चलता था। कुछ दिनों के बाद घर में एक नन्हा मेहमान भी आ गया था। सोहेल और रीना का जीवन खुशियों से भर गया था। अब रीना को अपना ससुराल बहुत ही प्यारा लगता था। कभी रीना को अपने पिया का घर जेल लगता था, लेकिन अब वही पिया का घर उसे प्यारा लगने लगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ससुराल, सुधा चौहान की लिखी हुई कहानी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। एक लाइक करके बताइएगा और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।